हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है आशुतोष और हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएसी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने लगभग 3 से 4 न्यूमेरिकल किए थे जो हमारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। और बेटा इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपके न्यूमेरिकल्स रिपीट होते हैं सब्जेक्ट में, है ना, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। चलिए, तो मैं ना एक काम करता हूँ, पहले ना आपको फॉर्मूला शीट बनवा देता हूँ। एक फॉर्मूला शीट जैसे मैंने आपको यूनिट्स की बनवाई थी, इससे आपको जब भी आप रिवीजन के लिए जाएं तो बेटा आपको समस्या ना आए, ऐसा ना लगे कि भाई ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले फॉर्मूला शीट बना देते हैं। चलिए, ये मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया। दिस इज माय रेफ्रिजरेटर, दिस इज माय कंडेंसर, दिस इज माय इवेपोरेटर एंड दिस वन इज माय जनरेटर। चलिए, हमेशा ये मेरा रेफ्रिजरेटर रहेगा, ये मेरा इवेपोरेटर रहेगा टी टेम्परेचर पे। दिस इज माई कंडेंसर एट टीसी टेम्परेचर केल्विन, और ये ही बराबर है मेरा टीए, एब्जॉर्बर टेम्परेचर के भी यही बराबर है। ठीक है, ये रहेगा मेरा जनरेटर जो कि केल्विन में है सारे टेम्परेचर्स। हीट बाहर जा रही होगी, क्यू ई हीट बाहर जा रही होगी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से। हीट सप्लाई हो रही होगी कंडेंसर में, क्यू सी। और मेरे भाई जनरेटर भी हीट सप्लाई कर रहा होगा आपका क्यू जी। ठीक है, हीट सप्लाई कर रहा होगा क्यू जी। ये सब चीजें हमें पता है। हमें बनानी है फॉर्मूला शीट, फालतू चीजें इसमें कुछ नहीं लिखनी है, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखेंगे। अगर मैं सीओपी की बात करूं कि सीओपी ऑफ वी ए आर एस, सीओपी ऑफ वी ए आर एस मेरे भाई ये होगा। तो नीचे करके लिख देता हूँ इसको ना, एक काम करता हूँ मैं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ फॉर्मूला शीट को। उससे क्या होगा, अच्छा सा लगेगा यार थोड़ा। फॉर्मूला शीट, चलिए, अगर मैं बात करता हूँ सीओपी की, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका क्या होगा बेटा, क्यू ई अपॉन क्यू जी। सिंपल अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, क्यू ई अपॉन क्यू ई अपॉन क्यू जी। ठीक है, हीट इज टेकन आउट और हीट सप्लाई टू द सिस्टम। चलिए, क्यू ई अपॉन क्यू जी माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाय क्यू सी माइनस क्यू ई, क्यू जी माइनस क्यू सी अपॉन क्यू सी माइनस क्यू ई, यही होती है हीट सप्लाइड। हमने डेरिवेशन किया हुआ है, हमने डेरिवेशन किया हुआ है मेरे भाई सीओपी निकालने का। ठीक है, चलिए, तो ये होगी मेरी एक्चुअल सीओपी, एक्चुअल सीओपी ऑफ वीएआरएस सिस्टम। कौन सी सीओपी, एक्चुअल सीओपी, सीओपी एक्चुअल। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम सीओपी, सीओपी मैक्सिमम, तो मेरे भाई मैक्सिमम सीओपी में मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म हट जाएगी, क्यू जी माइनस क्यू सी और क्यू सी माइनस क्यू, सिर्फ बचेगा क्यू ई अपॉन क्यू जी, सिर्फ बचेगा क्यू ई अपॉन क्यू जी। और इसी को अगर मैं इक्वल कर दूं, इसी को इक्वल कर दूं मेरे भाई, यहाँ पे टेम्परेचर लिख दो बस, टी ई टी जी माइनस टी सी डिवाइडेड बाई टी जी टी सी माइनस टी। दिस वॉज माई एक्चुअल सीओ और मैक्सिमम सीओपी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम सीओपी। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम सीओपी दिया हो, लिखा हो कि भाई मैक्सिमम सीओपी फाइंड करो, या फिर लिखा हो रिवर्सिबल, कि आपका रिवर्सिबल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, तब भी आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे सीओपी निकालने के लिए। ठीक है, अगर अगर ये भी दिया हो, इफ इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, if if condenser temperature of condenser and temperature of absorber are not same, अगर अलग अलग दिए हैं 99.96% क्वेश्चंस में आपको इक्वल दिया होगा कंडेंसर और एब्जॉर्बर का टेम्परेचर। अगर नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो मेरे भाई आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमम सीओपी का, सीओपी ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम सीओपी ऑफ वीएआरएस सिस्टम वुड बी टीई अपॉन
टी जी माइनस टी ए, टी जी माइनस ऊपर ए आ जाएगा और टी जी टी सी माइनस टी सी माइनस, this will be the formula for, this would be the formula for COP of the maximum COP of VRS system अगर TC और TA सेम नहीं होगा तो। भले ही NH3H2O सिस्टम दिया हो, LIBR सिस्टम दिया हो, आपको सिर्फ देखना है कि उस पर लिखा हुआ है VARS सिस्टम, VARS लिखा हुआ होगा तो COP ये होगी, इन फॉर्मूले से COP निकलेगी। ये चीज हम देख चुके हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन से फॉर्मूले थे हमारे, नेक्स्ट फॉर्मूले इसमें आए थे हमारे नोमेनक्लेचर के। नेक्स्ट फॉर्मूलाज वर फॉर नोमेनक्लेचर, उसको मैं एक जनरल उसमें लिखा देता हूँ आपको सिर्फ। देखिए नोमेनक्लेचर के फॉर्मूले आए थे भाई, नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखना, अरे नाम लिखना था ना यार उनका, रेफ्रिजरेंट्स का नाम। तो सबसे पहले हम देख रहे थे ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो अगर इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर आ रहा था आर 700 प्लस मोलिकुलर वेट, प्लस मोलिकुलर वेट, दिस वाज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नेम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। वहीं अगर ऑर्गेनिक आ रहा था, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में दो कंडीशन बन रही थी, ऑर्गेनिक में दो कंडीशन बन रही थी हमारी, कौन कौन सी, वन वाज सैचुरेटेड, अनदर वन वाज अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या हो रहा था भाई, सैचुरेटेड कब आ रहा था, जब वो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा था, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस p प्लस q। इस तरीके की फॉर्मूला शीट बनाने की आदत डालिए बेटा, CHFCl और ये है हमारा MnPq। अब आप देखिए एक पेज से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरी यूनिट, आपको अलग अलग पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनेशन आपका 10 मिनट बाद है, 15 मिनट बाद है, एक पेज देखा बेटा सब कुछ रिवाइज हो गया, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा कीजिए। MnPq अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, दिस इज माई ऑर्गेनिक सैचुरेटेड कंपाउंड। नाम क्या था इसका, नाम कैसे लिखा जाता है, RM-1 n+1 इंटू पी, RM-1 n+1 इंटू पी। दूसरा केस बन रहा था अनसैचुरेटेड का, सेकेंड केस वॉज फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड केस वॉज फ्रॉम अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कब बन रहा था, जब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा था, ये 2m इज इक्वल्स टू n प्लस p प्लस q। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तब अनसैचुरेटेड बनेगा, उसका नाम लिखा जा रहा था R1m-1 n+1 इंटू पी। इससे अलग कोई फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में। I have completed your formula sheet for unit number 4. Congratulations. ठीक है जी, ये आपकी हो गई फॉर्मूला शीट एक तरीके से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस अलग तरीके के आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। सी, in an absorption type refrigerator the heat is supplied to NH3 generator by condensing steam at 1.6 bar and 80% dry। क्या कहना चाह रहा है ये, इसने जनरेटर के अंदर जो स्टीम हीट सप्लाई कर रही है उसकी कंडीशन दी है। मतलब हम बना देते ना, ये जनरेटर है हमारा, ये एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर, ये एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर के अंदर से NH3 प्लस H2O जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, NH3 प्लस H2O ऊपर गया, यहाँ पे जनरेटर में आया, जनरेटर में कर रहे थे हम हीट सप्लाई। तो ये जो हीट सप्लाई हो रही है उसने इसकी कंडीशन दी है कि जनरेटर के अंदर आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो आप किसके थ्रू कर रहे हो, एक स्टीम के थ्रू। कैसी स्टीम भाई साहब, 1.6 बार पे है और 80% ड्राई है, 1.6 बार एंड 80% ड्राई। 80% ड्राई का क्या मतलब है कि इसमें मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, अरे ड्राइनेस फ्रैक्शन याद करो, इस तरीके से कनेक्ट होती हैं चीजें।
VCRS में पढ़ाया था ड्राइनेस फ्रैक्शन, कि किसी एक वेट स्टीम में जिसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, उसके अंदर वेपर की मात्रा कितनी है? 80% ड्राई का मतलब है केवल 20% पानी है, 80% सूखी हुई है, 20% पानी है उसके अंदर। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू दे रखी है 0.8, मतलब 80% वेपर है। ठीक है, इस स्टीम को मैं कूलिंग कॉइल्स के अंदर सप्लाई कर रहा हूं सो दैट इट कैन हीट अप दी रेफ्रिजरेंट प्लस एब्जॉर्बेंट मिक्सचर इन दी जनरेटर। क्या होगा? NH3 प्लस H2O यहां तक जाएगा, NH3 प्लस H2O जनरेटर के अंदर जाएगा, और जनरेटर के अंदर जाने के बाद वो NH3 को अलग करेगा और H2O को अलग करेगा। तो H2O तो आ जाएगा नीचे, और NH3 को आगे सप्लाई कर देते हैं, सप्लाई कर देते थे हम कहाँ पे? कंडेंसर में, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। So we want to separate the NH3 and H2O in the generator by supplying the heat, and we are supplying that heat by means of a condensing steam at 1.6 bar and 80% dry. So this is the condition of steam. अच्छा, ये steam की कंडीशन दी क्यों होगी आपको? खामोगा नहीं दिया। और आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा 4 से 5 बार रिपीट हुआ है 10-10 नंबर में। ये सेम क्वेश्चन 10-10 नंबर में रिपीट हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। देखिए, ये स्टीम जा रही है इसके अंदर 1.6 बार पे और 80% ड्राई है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या काम करेगी? इसके अंदर जो NH3 प्लस H2O जाएगा उसको ये हीट अप करेगा, हीट करेगी। ठीक है, हीट करेगी। करो हीट, हीट करा, किस फॉर्म में हीट कर रही है भाई? क्या हम आग लगा रहे हैं क्या इसके नीचे? नहीं, आग तो नहीं लगा रहे। किस फॉर्म में हीट कर रही है? लेटेंट हीट की फॉर्म में, लेटेंट हीट की फॉर्म में। हीटिंग, हीटिंग और हीट सप्लाई, और हीट supplied is in the form of, is in the form of latent heat, latent heat in the generator, in the generator मतलब जनरेटर के अंदर when I am saying that we are supplying heat to separate the absorbent and refrigerant, we are changing the latent heat of the absorbent and refrigerant। इस स्टीम की लेटेंट हीट चेंज होगी। सर आप बार बार कह रहे हो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है बेटा? इसे मिटा देता हूं मैं। भाई लेटेंट हीट का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर किसी चीज को गर्म करना या ठंडा करना। सी, कांस्टेंट प्रेशर या टेम्परेचर पर। अब आप कह रहे हो कि मैंने गर्म कर दिया तो टेम्परेचर कैसे नहीं बदला? सर नहीं बदलेगा। ये सब काम होते हैं, ये सब काम होते हैं इस बक्से के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है हीट एक्सचेंजर, जिसको हम बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मेक्स इट पॉसिबल, हीट एक्सचेंजर मेक्स इट पॉसिबल। हीट एक्सचेंजर में क्या किया जाता है? दो पाइप लगाए जाते हैं, दो पाइप लगा दिए हमने। एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया। चलिए, सी, येलो कलर से जो मेरा दिखाई दे रहा है ये है मेरा हीट एक्सचेंजर, और ब्लू कलर का जो अंदर दिखाई दे रहा है ये हो गया पाइप। ठीक है, इस पाइप के अंदर एक और पाइप होगा, डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर बना दे रहा हूं मैं, डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर। डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर कैसा होगा कि इस पाइप के अंदर एक और पाइप होगा। ठीक है, अभी जो ग्रीन कलर का पाइप आपको दिख रहा है इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने हॉट वाटर फ्लो करा दिया, हॉट वाटर इन, हॉट वाटर इन, और भाई इधर से बाहर आ रहा है हॉट वाटर आउट, हॉट वाटर इन एंड हॉट वाटर आउट। ठीक है, सॉरी हॉट वाटर आउट नहीं आएगा इधर से, मैं कह रहा हूँ वाटर आ रहा है, अभी हमें पता नहीं ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है। ठीक है, इनलेट पे इसका टेम्परेचर था, इनलेट पे इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। आउटलेट पे क्या होगा अभी मुझे नहीं पता। ये जो दूसरे वाला है, दूसरे वाला जो पाइप है ब्लू कलर वाला, ये जो गैप बच रहा है ना, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप बचा है तो दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा, इसके अंदर मैंने फ्लो करा दिया तेल को, ऑयल। इधर से इनपुट है और इधर से आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, ऑयल मेरे भाई, ऑयल जो है यहाँ से उसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, यहाँ से वो बाहर आ रहा है। अब देखो ये क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने पढ़ा होगा हीट एक्सचेंजर सब्जेक्ट में। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर मतलब
एक फ्लूइड लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो दिस इज क्रॉस फ्लो। पैरेलल फ्लो होता अगर दोनों एक ही साइड जा रहे होते। दिस इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। भैया कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ 150 का है, यहाँ 80 का है, तो डेफिनेट सी चीज है, हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, कहाँ से कहाँ पे? ऑयल जो है गर्म करेगा आपके किसको? ऑयल टेम्परेचर बढ़ाएगा इसका, ऑयल टेम्परेचर बढ़ाएगा पानी का, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कितना? कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम? -1 150 -80, मतलब 70 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। बढ़ेगा कितना वो हमें नहीं पता, लेकिन 70 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब ये टेम्परेचर, अगर मैं इस टेम्परेचर को ना बढ़ा के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, मैंने कहा कि नहीं, यहां से जब 80 डिग्री का तेल गया वो 80 डिग्री पे ही रहा, और यहां से जब निकला जब वो 80 डिग्री पे ही निकला। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ के आया इधर, अगर इसका टेम्परेचर इधर बढ़ के आया, मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर हो गया आया 130 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कहूंगा ये मेरी सेंसिबल हीटिंग हुई है। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग मतलब, सेंसिबल हीटिंग मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, कितना? कितना हुआ? एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90 डिग्री सेल्सियस, बेटा 90 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता 90 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं कहूंगा सिर्फ सेंसिबल हीटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि इधर से भी पानी गया था और इधर से भी पानी ही बाहर निकला, लिक्विड लिक्विड रहा, तो मैं कहूंगा सिर्फ सेंसिबल हीटिंग हुई है। ओके, अगर अगर ये टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री क्रॉस कर जाए, ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस आया, मतलब 110 120 या 130 डिग्री सेल्सियस आया, तो क्या आपको पानी पानी के रूप में मिलेगा? नहीं, वो गैस फॉर्म में मिलेगा, वेपर फॉर्म में। और जब भी कोई चीज अपनी फेस चेंज करती है तो वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल पानी का टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आप उसके बाद भी उसको हीट सप्लाई करते रहो, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, बर्तन के अंदर आपने पानी भर के रखा और उसके नीचे आग लगा दी, अब आप कितनी ही हीट सप्लाई करते रहो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, पानी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा। इससे ऊपर जो आप हीट सप्लाई करोगे वो हीट इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, वो हीट इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। सो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट, दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। सबसे पहले वो अपना टेम्परेचर गेन करेगी, टेम्परेचर गेन करके वो मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन करेगी जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा किसी भी सब्सटेंस का, और उस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर भी आपने अगर हीट सप्लाई करना स्टार्ट रखा तो मेरे भाई पानी उबलेगा नहीं, अब पानी उबल चुका, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर भी कांस्टेंट है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। आप 1 घंटे तक आग लगाए रखो चाहे 2 घंटे तक लगाए रखो, जितनी देर आप आग लगाए रखोगे अब वो सारी की सारी हीट उसकी फेस चेंज करने में वेस्ट हो जाएगी, उसकी फेस चेंज करेगी, ठीक है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट जो कि कांस्टेंट प्रेशर, देखो कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो पहुंच गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, अब कितने भी हीट सप्लाई करो कोई फायदा नहीं, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा इस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर। या तो आप प्रेशर चेंज करो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि हाइट पे जाते हैं, अगर आपने हाइट बढ़ा दी तो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, हाइट बढ़ाने में प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है लेटेंट हीट और ये होती है सेंसिबल हीट। जब माना पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा था तो 30 से 100 तक जाने के लिए जो हीट ने काम करा वो है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग में आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि भाई पानी 30 से 40 पहुंचा, 40 से 50 पहुंचा, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। करना है काम, थर्मामीटर लेना और इस भगोने के अंदर ना थर्मामीटर टांग देना और नीचे लगा देना आग, तो आपको क्या होगा ना, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा बेटा, आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाएगा, यू विल सी द टेम्परेचर इंक्रीजिंग until और unless it is reached 100 डिग्री सेल्सियस। 100 के ऊपर आपको उसके अंदर टेम्परेचर 0.1 डिग्री भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी हीट दे रहे हो अब वो हीट जा कहाँ रही है, हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको बना भी नहीं सकते, उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते, हीट जा तो रही है, कहाँ जा रही है, आपको उसके बाद इसमें से भाप उठती हुई दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी।
100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले पानी के अंदर से बिल्कुल भी भाप नहीं निकलेगी, लेकिन एज सुन एज इट रीचेस दी 100 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस यू आर स्टिल सप्लाइंग द हीट टू द वेसल containing the water, it will try and it will definitely change the phase of the water into the vapor form. It will change the its form from liquid to vapor, and that heat you are supplying to the water at constant temperature 100 डिग्री सेल्सियस is known as latent heat. तो हम उसी हीट की यहाँ पे बात करेंगे। अब लेटेंट हीट आपको समझ में है बेटा, अंतर क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा लेकिन फिर भी आप हीट सप्लाई करोगे तो वो फेस चेंज में जाएगी। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ वी विल गेट द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, in an absorption refrigeration system the heat is supplied to an S3 generator by condensing steam at 1.5 bar and 80% dry। ये स्टीम में जा रही है उसके अंदर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ स्टीम इज 1.6 बार। मेरे भाई मैंने आपको कहा था कि हम हमेशा पास्कल में डील करेंगे, तो इसको पास्कल में करने के लिए चुपचाप 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर आप इसको, चलिए पास्कल में रख दो, एंड 80% ड्राई, x is 0.8, it is nothing but 80% dry. Okay, the temperature in the refrigerator is to be maintained at -5 degree Celsius। -5 मतलब evaporator temperature दिया है -5 degree Celsius। We need to maintain it, we will definitely going to change it into the Kelvin and we get the value as 268 Kelvin, ठीक है। Find the maximum COP possible, find the maximum COP max, COP max हमें निकालना है। हमने अभी भी फॉर्मूला देखा था COP max का, आगे कुछ दिया है क्या वो देख लेते हैं। The refrigeration load, what is refrigeration load? It is not refrigeration capacity, this is not refrigeration capacity, this is refrigeration load। refrigeration load क्या है बेटा? ये मेरा इवेपोरेटर है, ये मेरा इवेपोरेटर है। वैसे मैं एक चीज बता दूं, रेफ्रिजरेशन लोड और कैपेसिटी एक ही चीज होते हैं, लेकिन अभी हम इसको उस क्रक्स में पढ़ेंगे ना, तो आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला बताया था रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इनटू मास इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये फॉर्मूला बताया था आपने। हाँ भैया बताया था, ये VCRS में अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे हम एंथैल्पी खेल रहे थे। यहाँ पे एंथैल्पी से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमने एंथैल्पी अभी तक पढ़ी, इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन लोड दिया है, रेफ्रिजरेशन लोड मतलब कि इस इवेपोरेटर को, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जिसको उसे ठंडा करना है, उसके अंदर से कितनी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी लगातार, कितनी हीट निकालना है, QE, यही हीट तो निकालना है इवेपोरेटर, QE। तो ये हमें QE की वैल्यू दी है, कितने दी है? 150 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 150 TR। refrigeration load is nothing but this, the amount of heat to be extracted, the amount of heat to be extracted or required to be extracted by the refrigerant from the refrigerator space, from the refrigerated space। evaporator कितनी हीट बाहर निकाल के फेंक करेगा, उसको हम रेफ्रिजरेशन लोड बोलेंगे। तो हमें कुल मिला के ये QE की वैल्यू दी है। सो QE इज गिवन एज, मेरे भाई 150 TR। we will convert it, when we see TR we will convert it into kilowatt by multiplying it by 3.5167 and we will get the value as, let me check if I have calculated it, no, so we will get the value as, give me a moment, 3.5167 into 150 is 527.505, ठीक है। इट्स 527.505 किलोवाट, ठीक है। और कुछ दिया है क्या भाई? द एक्चुअल COP इज 80% ऑफ मैक्सिमम COP, बहुत अच्छी बात है। COP एक्चुअल इज 80% ऑफ COP मैक्सिमम, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। जब भी ये रिलेशन दिया हो आपको इसे समझ में आएगा, इनमें से आपको एक निकालनी है, दूसरी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, फाइंड द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, स्टीम का मास निकालना है पर आवर
टेक द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। एटमोस्फियर टेम्परेचर मतलब कंडेंसर टेम्परेचर आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, और मेरे भाई ये होगा 303 केल्विन हो जाएगा, 303 केल्विन। ये हमें डेटा दिया है। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम सीओपी के सर मैक्सिमम सीओपी का आपने फॉर्मूला बताया था, जनरेटर जनरेटर टेम्परेचर भी आएगा उसमें। चलो लगाओ फॉर्मूला, सीओपी मैक्सिमम निकालो सबसे पहले, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम सीओपी, सीओपी मैक्सिमम, ये यहाँ पे करता हूँ बेटा इसको, चलिए यहीं कर देते हैं। सीओपी मैक्सिमम क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बताओ। सीओपी मैक्सिमम का या तो लिखिए उसको क्यू ई अपॉन क्यू जी, वरना फॉर्मूला था पीई टी जी माइनस टी सी अपॉन टी जी, टी सी माइनस टी। सर 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 गड़बड़ हो गई सर, फॉर्मूला तो ठीक है, हमें टी सी की वैल्यू पता है, हमें टी ई की वैल्यू पता है सर, हमें तो ये वैल्यू पता ही नहीं है टी जी की, सर हम कैसे करेंगे। अरे अरे गड़बड़ होगी। गड़बड़ कुछ नहीं हुई मूर्खों, मैंने आपको इसीलिए डिटेल में पढ़ाई है सब चीजें। आपको जो स्टीम दी है ना, स्टीम दी है, कंडेंसिंग स्टीम जनरेटेड बाय कंडेंसिंग स्टीम। कंडेंसिंग स्टीम का क्या मतलब है, अरे मूर्खों ये मतलब है, टीएस डायग्राम अगर मैं इस स्टीम का बनाऊंगा ना, टीएस डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा इस स्टीम का, तो अभी राइट नाउ अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं आपको, कहाँ पे है, 80% ड्राई है, मतलब वेपर की तरफ ज्यादा होगी, यहाँ कहीं है ये, यहाँ कहीं है। और इससे हीट सप्लाई करी जा रही है रेफ्रिजरेंट को। वी आर सप्लाइंग द हीट फ्रॉम स्टीम टू द रेफ्रिजरेंट। क्या हो रहा है जनरेटर के अंदर, जनरेटर के अंदर इस पाइपलाइन के अंदर ये स्टीम फ्लो कर रही है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, ये ठंडा है, ठंडा रेफ्रिजरेंट है, और ये स्टीम गर्म आ रही होगी जरूर, क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, हीट सप्लाई टू द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। और ये स्टीम जो हीट सप्लाई कर रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों, क्योंकि ये एक हीट एक्सचेंजर है, इट इज एन हीट एक्सचेंजर। जहां भी कहीं आप हीट सप्लाई करने की बात कर रहे हो, दैट वी आर सप्लाइंग द हीट, हीट एक्सचेंजर ऑलवेज वर्क्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर दी फेस चेंजिंग मटेरियल, फॉर दी फेस चेंजिंग रीजन, जहां पे फेस चेंज हो रहा हो। अब यहाँ पे देखो, नीचे से जब सॉल्यूशन आता है तो वो कैसा आता है, H2O प्लस NH3, सॉल्यूशन आता है एब्जॉर्बर से, तो भैया ये कैसी फॉर्म में है, H2O भी पानी की फॉर्म में है, और NH3 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, गैसियस स्टेट में एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, तो ये पानी की स्टेट में यहाँ पे आएगा। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकालते हैं जनरेटर से, आप याद करो, जनरेटर से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्योर NH3 वेपर, प्योर NH3 वेपर लिखते हैं नहीं, कि वेपर जा रही है कंडेंसर में, और उस कंडेंसर में हम उसको बदलते हैं लिक्विड की स्टेट में। सो वी आर सीइंग कि जनरेटर के अंदर फेस चेंज हो रहा है। अगर जनरेटर के अंदर फेस चेंज हो रहा है तो दिस इज वर्किंग एज एन हीट एक्सचेंजर, एंड हीट एक्सचेंजर फॉर ए फेस चेंजिंग मटेरियल वर्क्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी जैसे हमने देखा कि भगोने के अंदर हमने रखा हुआ है H2 और NH3, तो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे आएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसकी फेस चेंज होगी, फेस चेंज होगी। तो हम इस पॉइंट पे आ गए कि अब इसकी फेस चेंज होनी स्टार्ट हो गई। देखिए इस पॉइंट पे जब वो प्योर वेपर है या जब वो प्योर लिक्विड है, अगर हम यहाँ पे कहीं कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने हीट सप्लाई करी, तब हमें टेम्परेचर चेंज होता दिखाई देता है। देखो तभी तो कहते हैं ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन, मैंने कहा ये लाइन है 1.6 बार पे, 1.6 बार प्रेशर जो उसमें दिया है हमें 1.6 बार पे, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मेरा NH3 और H2O आया, बहुत कम टेम्परेचर पे आया, कैसी फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में। मैंने कहा चलो सब कूल्ड लिक्विड में आया, यहाँ तक इस फॉर्म में आया। जब वो इसके अंदर आया तो इसने हीट सप्लाई करी, इसने हीट सप्लाई करी। वरना हम क्या मानते हैं, सब कूल्ड रीजन ना मान के हम मानते हैं कि सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आया, सैचुरेटेड लिक्विड की 100% लिक्विड था, इसके अंदर वेपर थी ही नहीं, 100% लिक्विड था हमारा। क्या एक्चुअल में 100% लिक्विड आता है, नहीं आता। अरे यार NH3 गैसियस स्टेट में है, H2O आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड प्लस वेट मिक्सचर है, तो वो यहाँ कहीं आएगा। अगर मैं मान भी लूं कि 100% लिक्विड आया, अब मैं अगर इसमें कोई भी सप्लाई स्टार्ट करूंगा ना, हीट दूंगा, तो हीट देने पे क्या होगा भाई, क्या मुझे टेम्परेचर बढ़ता दिखाई देगा, नहीं, मुझे देखो सिर्फ उसकी फेस चेंज होती नजर आ रही है, सिर्फ उसकी फेस चेंज हो रही है, इसका मतलब ये लेटेंट हीट है,
latent heat. It is changing its phase. A substance is changing its phase from liquid to vapor. So we can say that this is due to latent heat supply. अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये लेटेंट हीट आ कहां से रही है? ये लेटेंट हीट आ रही है इस स्टीम से, इस स्टीम से। इस स्टीम का प्रेशर कितना है? इस स्टीम का प्रेशर है सर 1.6 बार, 1.6 बार। और कंडीशन क्या है? 80% ड्राई। ये 80% ड्राई है, मतलब ये यहाँ कहीं पे है। अगर मैं इसको इस डायग्राम पे शो करना चाहूँ तो ये यहाँ कहीं पे है, और ये कंडेंस हो रही है। कंडेंस हो रही है मतलब ये अपनी हीट को सप्लाई कर दे रही है रेफ्रिजरेंट में, और खुद वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। कंडेंसिंग मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, इधर इस डायरेक्शन में। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मूव करा, और इसने अपना लेटेंट हीट सप्लाई करी और अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। बहुत अच्छी बात है। तो इसका टेम्परेचर कितना रहा? जो ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर जो स्टीम है, हम मान रहे हैं कि वही टेम्परेचर इस पाइपलाइन का भी होगा। भाई किसी पाइप के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे तेल बह रहा होगा तो उस पाइप का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। अगर 20 पे बह रहा होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस पाइपलाइन के अंदर ये स्टीम बह रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका टेम्परेचर इतना ही होगा जितना इसका होगा, इस स्टीम का। तो इस स्टीम का टेम्परेचर कितना है? भैया इस स्टीम का टेम्परेचर आप इस पॉइंट पे अगर निकालना हो तो कहाँ से निकालेंगे? टेम्परेचर हमें दिया है, टेम्परेचर हमें निकालना है। देखो इस पूरी लाइन पे कहीं भी टेम्परेचर में निकालूंगा तो सेम आएगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर ये भी इसके सेम ही होंगे। तो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टीम टेबल खोलो। कुल मिलाकर मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब स्टीम टेबल खोलो। स्टीम टेबल में 1.6 बार पे स्टीम का सैचुरेशन टेम्परेचर जो होगा वही जनरेटर का टेम्परेचर होगा। स्टीम टेबल के अंदर, दोबारा सुनिए, स्टीम टेबल के अंदर मैं कहूं 1.6 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? देखो इतना है, यहाँ पे और यहाँ पे इतना होगा। सैचुरेशन मतलब सैचुरेशन कर्व के ऊपर कितने प्रेशर पे? 1.6 बार पे। तो स्टीम टेबल खोलो और सैचुरेशन टेम्परेचर देख लो बस, ठीक है। वही टेम्परेचर होगा आपका जनरेटर का। क्यों? क्योंकि जनरेटर के अंदर सप्लाई हीट कौन कर रहा है? ये स्टीम सप्लाई कर रही है। तो जो स्टीम का टेम्परेचर है वही इस लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर का टेम्परेचर है, क्योंकि इसने अपनी सारी हीट यहाँ पे सप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर देख लो बस स्टीम टेबल खोल के। अब आपको कैसे स्टीम टेबल, भैया तुम्हारा मास्टर है ना, सब काम लेकर आया, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आपको दिखाता हूँ स्टीम टेबल। अभी स्टीम टेबल खोलो, किसके लिए? स्टीम के लिए। और स्टीम क्या है? स्टीम इज नथिंग बट वाटर, वाटर प्लस वेपर मिक्सचर। स्टीम इज नथिंग बट वाटर प्लस वेपर मिक्सचर। आपके लिए मैंने स्टीम टेबल लगा के रखे, देखो। सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, प्रेशर बेस्ड। बेटा दोनों तरीके से आती है, टेम्परेचर बेस्ड भी आती है, प्रेशर बेस्ड भी। आपको अगर प्रेशर दिया हो, आपको टेम्परेचर निकालना हो, सो यू विल बी यूजिंग प्रेशर बेस्ड। अगर आपको टेम्परेचर दिया हो और प्रेशर निकालना हो तो आप टेम्परेचर बेस इस्तेमाल करोगे। कुछ नहीं होगा, ये बस ये दो चीज बदल जाएंगी, टेम्परेचर पे रह जाएगा, प्रेशर बाद में। अभी हमें प्रेशर पता है, हमें पता है स्टीम आ रही है 1.6 बार पे। स्टीम इज कमिंग इन द जनरेटर एट 1.6 बार। 1.6 बार। आप कहोगे सर ये तो पास्कल में दिया है, मेगा पास्कल में। कन्वर्ट कर लो ना यार, मैथमेटिक्स आपको आती है, रट्टे मारना इसलिए तो नहीं बताता मैं कभी भी। कितने पास्कल होता है? तो 1.6 इंटू 100 किलो पास्कल हो गया, ठीक है। 100 किलो पास्कल। मैंने कहा इसको उसमें कन्वर्ट करना है मेगा पास्कल में, तो 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.16 मेगा पास्कल। 0.16 मेगा पास्कल। 0.16 मेगा पास्कल पे जाओ, कहाँ है प्रेशर में 0.16? ये रहा 0.16 मेगा पास्कल पे जाओ। इस पे देखो टेम्परेचर कितना है, सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 113.297, 113.297। बस यही आपका जनरेटर टेम्परेचर है, यही आपका जनरेटर टेम्परेचर, ठीक है। फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल फाइंड दी temperature, find the saturation temperature, find the saturation temperature of heat supplying steam, heat supplying steam at 1.6 bar. 1.6 bar is equals to 0.16 megapascal.
जब भी बार में दिया हो पॉइंट को एक अक्षर पहले ले जाओ, मेगा पास्कल आ जाएगा। ये भी तरीका आप याद कर सकते हो बेटा। क्या क्या है हमारा टेम्परेचर? सो टी सैचुरेशन, और यही हमारा क्या है? जनरेटर टेम्परेचर। तो कुल मिला के जब भी आपको सवाल में ये दिया हो कभी भी कि स्टीम दी है या कोई वेपर दी है या कोई गैस दी है जो कि सप्लाई करी जा रही है किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, प्रेशर आपको दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल उस प्रेशर को स्टीम टेबल में ढूंढो, स्टीम टेबल में उसके सामने जो टेम्परेचर की वैल्यू रखी हुई है वो उठा के यहाँ पे लिख दो, वही आपका जनरेटर टेम्परेचर होगा। ये मैक्सिमम डिफिकल्ट सवाल है आपके क्वेश्चन पेपर का। 113.297, 113.297 इतने डिग्री सेल्सियस में दिया है, वहां ध्यान रखना। तो भैया इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको आप कन्वर्ट कर लो केल्विन में। जब आप करोगे तो टीजी की वैल्यू आ जाएगी, टीजी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 113.297 प्लस 273, भाई ये आ गए 386.297, 386.297 केल्विन। यहां तक मुझे देखा ना, समझ में आया जनरेटर का टेम्परेचर कैसे निकाला? जनरेटर में टेम्परेचर है किसकी वजह से? स्टीम की वजह से। और स्टीम क्या काम कर रही है? स्टीम कंडेंस हो जा रही है, कंडेंस हो जा रही है मतलब सैचुरेशन तक जा रही है वो। अभी उसके अंदर कुछ वेपर है और कुछ लिक्विड है, वो पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो फेस चेंज कर रही है अपनी। फेस चेंज कर रही है तो क्या हो रहा होगा? वो लेटेंट हीट सप्लाई कर रही होगी। कितने टेम्परेचर पे? लेटेंट हीट हमेशा सप्लाई होती है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो कितने टेम्परेचर पे? वो सैचुरेशन पॉइंट तक जा रही है, तो भाई सैचुरेशन टेम्परेचर निकाल लो, वही आपका जनरेटर टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये जनरेटर टेम्परेचर आ गया। अब बेटा इसको रख दो इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब आप रखेंगे आपको सीओपी मैक्स निकालना था, सीओपी मैक्स आ जाएगा आपका। बेटा वैल्यू रखो, टी की वैल्यू कितनी है? दी है क्या? हमें हाँ दी है, 268। अब आपको सब वैल्यू दी है, 268, टीजी है 386.297 माइनस टीसी की वैल्यू इज 303 डिवाइडेड बाय, मेरे भाई टीजी की वैल्यू आपने निकाली है अभी 386.297 डिवाइडेड बाय, आइए आ जाएगा 303, सॉरी हाँ 303 माइनस 268, 303 माइनस 268। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। So you will get the value as 303 minus 268 into 268। बड़े भाई ये वैल्यू आएगी 1.65। आप अगर सॉल्व करेंगे 1.6511, 1.6511 ये आपकी सीओपी ऑफ मैक्सिमम आ गई। एक पार्ट सॉल्व हो गया। कुल मिला के आपको जो मैंने बताया कि आपको कभी भी कोई हीट सप्लाइंग एलिमेंट दिया हो इस तरीके का जैसा इसमें दिया है, ऐसा सवाल आपके पेपर में 4 से 5 बार आया हुआ है सिमिलर। ठीक है, तो आप उस प्रेशर पे मेगा पास्कल में या किलो पास्कल में देख लेना। ये बार में दिया है तो हमें इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रीम टेबल हमारी मेगा पास्कल में दी हुई है तो हमें मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इसको तो ये आ जाएगा 0.16 मेगा पास्कल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि उसमें 1.6 मेगा पास्कल भी दिया होगा, ऐसा ना हो 1.6 मेगा पास्कल पे देख लो। पहले यूनिट्स देख लिया करो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई? इफ द रेफ्रिजरेशन लोड इज दिस, द एक्चुअल सीओपी इज 80% ऑफ द मैक्सिमम सीओपी। चलो पहले एक्चुअल निकाल लो। हेंस सीओपी एक्चुअल, सीओपी एक्चुअल ए लिख देता हूं मैं बेटा। 80% है मतलब 0.8 है इसकी सीओपी ऑफ मैक्सिमम की, सो 1.6511। इसकी 80% है मतलब 0.8 है, कितना आएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आएगी 1.32। एक्चुअल सीओपी इज 1.32। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर, फाइंड द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर। मास ऑफ स्टीम, कौन सी स्टीम? जो कि उस पाइपलाइन के अंदर सप्लाई हो रही है जनरेटर के अंदर। कैसे निकालें? आपको एक वर्ड दिया है रेफ्रिजरेशन लोड। जब भी मास के रिगार्डिंग कोई चीज पूछी जाएगी, हमने वीसीआरएस में भी देखा है, हमने उसमें भी देखा है, एयर रेफ्रिजरेशन में भी मास का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या लोड के रिगार्डिंग कुछ पूछा जाता है हमसे। ठीक है, तो हमें पता चल गया रेफ्रिजरेशन लोड का काम है। क्या काम है भाई? सीओपी एक्चुअल जो है, सीओपी एक्चुअल जो है ये क्या होगा?
QE अपॉन QG। QG क्या है? QG है हीट सप्लाइड इन दी उसमें जनरेटर, हीट सप्लाइड इन दी जनरेटर। तो यहाँ से हीट सप्लाइड निकाल लो। QG इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा, QE कितना है? QE हमें दिया है कितना? QE कहाँ दिया है हमें? ये रहा, हमने QE लिखा ही नहीं। अच्छा ये रहा QE दिया है, ये रहा 527.505। जो रेफ्रिजरेशन लोड दिया है हमें वही है 527.505 डिवाइड बाई QG की वैल्यू कितनी है भाई? QG की वैल्यू हमें निकालनी है और COP एक्चुअल इज 1.32। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप यहीं पे मत रख देना मैक्सिमम वाले में। अगर वो ये लाइन नहीं देता COP एक्चुअल और मैक्सिमम वाली, तब हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उसने कहा है कि COP एक्चुअल इज 80% ऑफ मैक्सिमम COP, मतलब वो चाहता है आप मैक्सिमम COP को इस्तेमाल करें। सवाल में कोई भी डेटा खामोखा आपको नहीं दिया होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे QG की वैल्यू आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा QG की वैल्यू आपकी आएगी 527.505 डिवाइडेड बाई 1.32 399.62 627 399.627। सर ये क्या निकाला आपने? ये क्या निकाल दिया? इतने किलोवाट आ गया। सर ये क्या निकाल दिया? भैया ये निकाल दिया मैंने, जो कि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट निकाल दी। मतलब ये मेरा जनरेटर है, इसके अंदर ये स्टीम जो हीट सप्लाई कर रही है, ये स्टीम जो हीट सप्लाई कर रही है ये निकाल दी मैंने। अच्छा ये हीट सप्लाई कर कौन रहा है? स्टीम। और स्टीम किस फॉर्म में हीट सप्लाई कर रही है? लेटेंट हीट के फॉर्म में। लेटेंट हीट के फॉर्म में मतलब अगर मैं ये कहूं, एक अगर मैं स्टीम को अपना सिस्टम मान लूं और एक लाइन में कहना चाहूं आपसे कि भैया ये जो हीट सप्लाइड है, ये जो हीट सप्लाइड है ये इक्वल होगा मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाई उसकी लेटेंट हीट चेंज। भाई हीट सप्लाई कौन कर रहा है? स्टीम सप्लाई कर रही है। कितनी स्टीम सप्लाई कर रही है भैया? मैंने कहा कि इतने किलोवाट हीट सप्लाई हो रही है, मतलब 399.627 किलो जूल पर सेकेंड हीट जा रही है। कौन दे रहा है इतनी हीट? स्टीम दे रही है। कितना मास दे रही है और कितने किस फॉर्म में? लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके रख दो। अब आप कहोगे HFG क्या है? भैया HFG कुछ नहीं है, कितने प्रेशर पे काम कर रही है स्टीम? 1.6 बार पे। तो 1.6 बार पे लेटेंट हीट, 1.6 बार पे लेटेंट हीट। HFG क्या होता है? TS डायग्राम अगर मैं बनाऊं, TS डायग्राम, तो दिस इज माय G पॉइंट एंड दिस इज माय F पॉइंट। ये तो बताया था, ये वेपर है, लिक्विड है। HFG को हम लिखते हैं मेरे भाई Hg माइनस HF। मतलब जब कोई चीज वेपर से लिक्विड की तरफ आ रही होगी तब Hg माइनस HF, यही तो है लेटेंट हीट। ठीक है, HFG की वैल्यू निकाल दो आप स्टीम टेबल से। अगर आपके स्टीम टेबल में HFG सीधा नहीं दिया है तो आप Hg माइनस HF भी कर सकते हैं। 1.6 बार पर लेटेंट हीट, ये लिख देता हूँ मैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो QG की वैल्यू कितनी है? 399.627 इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम। सर HFG कहाँ से निकालना है? अरे मूर्खों, स्टीम टेबल तुम्हारे मास्टर ने पहले सॉल्व करनी सिखाई थी तुम्हें। कितने मेगापास्कल पे? 0.16 मेगापास्कल पे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। एंथैल्पी देखनी है, एंथैल्पी। HF की देखनी है? नहीं। G की देखनी है? नहीं। HFG से मतलब है। अगर HFG नहीं दिया होता तब हम इन दोनों को देखते, Hg माइनस HF को। कितनी आ रही है भैया? ये आएगी, काटते हुए चलो, ये आ गया 2220.7, 2220.7, 2220.7। और वहां पे आप जब वैल्यू देखोगे वहां दी होगी किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में। और ये कितने में है? ये है किलोवाट में। किलोवाट मतलब केजी पर सेकंड में, तो केजी से केजी कट गया, ये किलो जूल पर सेकंड में आंसर आएगा आपका। ये आएगा किलो जूल पर सेकंड में आंसर आएगा। और सॉरी एक सेकंड, केजी से केजी नहीं कटेगा, ये होगा किलो जूल पर सेकंड। वही मैं कह रहा हूँ, गलत कैसे हो गया? किलो जूल से किलो जूल कट गया, केजी पर सेकंड में आंसर आएगा। तो मास ऑफ स्टीम आप यहाँ से निकाल देंगे
मास ऑफ स्टीम इज नथिंग बट, बेटा ये आ जाएगी 399.627 डिवाइड बाई 2220.7, 0.1799, एक सेकेंड रुक जाना, अब यहाँ पे आप गलती करोगे, दिस इज केजी पर सेकेंड। एक सेकंड में जितनी मास ऑफ स्टीम उसके अंदर से जा रही है, पूछी किस में है, पूछा किस में भाई, फाइंड द स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर। आप अगर यहाँ छोड़ाओगे ना, आपके आधे मास्टर ऐसे होते हैं कॉपी चेक करने वाले, उनके सामने ना फाइनल आंसर्स लिखे जाते हैं क्वेश्चंस के कि ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, भैया वो ना इसको देख के काट देंगे, वो भी नहीं देखेंगे तुमने करा क्या। तुम्हारी जिम्मेदारी है क्वेश्चन में जो दिया है उसको पढ़ना ढंग से। रिक्वायर्ड पर आवर, पर आवर मतलब एक सेकंड, ये एक सेकंड में इतना है तो इसको आवर में कन्वर्ट करो, 60 मिनट और 60 सेकंड, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, पर आवर में आ जाएगा, एक घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा 647.839 इतना केजी पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 3600। ठीक है, केजी पर आवर में आ जाएगा। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। एक बार मैं जल्दी से आपको क्विकली बता देता हूँ हमने इसमें करा क्या। समझाने में इतना टाइम लगा, वैसे अब आप करोगे तो 5 मिनट का सवाल भी है। देखो क्या करा, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर दिया था, हीट सप्लाई दे रहा था जनरेटर में, एक स्टीम से दे रहा था। जैसे ही हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे ना कि स्टीम है, कोई गैस है या कुछ और केमिकल है जिससे हम हीट ले रहे हैं और दे रहे हैं, आप समझ जाना इसमें हमें स्टीम टेबल की जरूरत पड़ेगी। प्रेशर दिया, टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर दिया है -5 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर लोड दिया है, मतलब जितनी हीट बाहर निकालनी है वो दी है, दैट इज 150 TR, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअल सीओपी मैक्सिमम सीओपी का खेल दिया है कुछ, और इन्होंने कहा है कि टेक द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एज 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए दो टेम्परेचर दिया हमें, इवेपोरेटर टेम्परेचर और कंडेंसर टेम्परेचर। जो सीओपी मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास है उसमें हम 3 टेम्परेचर्स का इस्तेमाल करते हैं, temperature of the generator, evaporator and condenser, and we are having only 2 temperatures here, the temperature of condenser and evaporator. So we will have to find out the temperature of generator using some other method. What is that method? We will use this data of supplying steam in the generator. The steam that is being supplied in the generator will provide us the temperature of generator inside the refrigeration system. कैसे? प्रेशर देखो, प्रेशर कितना दिया 1.6 बार, इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये सब आपको याद होना चाहिए यार। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। उस पास्कल को मेगा पास्कल में करो, क्योंकि हमारी जो स्टीम टेबल है दैट इज गिवन इन द मेगा पास्कल फॉर्म, हो सकता है कहीं पे किलो पास्कल में दी हो। 99.96% स्टीम टेबल्स आर गिवन इन द मेगा पास्कल फॉर्म इफ यू आर लुकिंग एट ए एसआई सिस्टम स्टीम टेबल। ठीक है, तो मेगा पास्कल में करोगे तो कन्वर्ट करने का तरीका सीधा सीधा ये है कि इसके पॉइंट को पहले ले जाओ, बार में जब कोई चीज दी हो उसके पॉइंट को एक अंक पहले ले जाओ, आपको मेगा पास्कल में मिल जाएगा। सो दिस इज 0.16 मेगा पास्कल। चुपचाप 0.16 मेगा पास्कल पे जाओ स्टीम टेबल में, किसमें? प्रेशर बेस्ड टेबल में। प्रेशर बेस्ड मतलब जहां पे आपको प्रेशर की वैल्यू दी हो और बाकी सब वैल्यूज आपको निकालनी हो। प्रेशर बेस्ड टेबल में जाओ मेरे भाई, और प्रेशर बेस्ड टेबल में जाके देखो 0.16 कहाँ है, 0.16 यहाँ है, ये रहा 0.16। इसके सामने चुपचाप जो टेम्परेचर दिया हो कितना दिया है, 113.297, कितने में है? डिग्री सेल्सियस में, इन डिग्री सेल्सियस। भैया यही हमारा जनरेटर का टेम्परेचर है, कुल मिला के याद रखो। टीजी की वैल्यू आ गई, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया बाय एडिंग 273, तो सीओपी मैक्सिमम निकाल ली। जैसे ही सीओपी मैक्सिमम निकली, यही समस्या थी, यही एक डेटा मैंने दिया था इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी सब हमें पता था। ठीक है, we have found out the value of TG. Now we have calculated the COP maximum. It is given that COP actual is 0.8% of COP maximum. So we have calculated the actual COP as well. Now they want us to calculate the mass of steam required per hour in the generator. तो हम क्या करेंगे, हम हीट सप्लाई निकाल लेंगे कि कितनी हीट सप्लाई करी जा रही है उस स्टीम के द्वारा जनरेटर के अंदर। कैसे निकालेंगे भैया, एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू क्यूई अपॉन क्यूजी, और हमने निकाल लिया क्यूजी कितना आ रहा है। वेरी गुड, क्यूजी इतना आ रहा है, मतलब स्टीम इतनी हीट सप्लाई कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है? स्टीम हीट सप्लाई कर रही है लेटेंट हीट की फॉर्म में। सो लेटेंट हीट कहां से निकालेंगे? अगेन वी विल मूव टू द स्टीम टेबल एट 0.16 मेगापास्कल एंड वी विल लुक एट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज HFG, that is nothing but latent heat supplied by the steam to the refrigerant and absorbent mixture.
तो 0.16 पे जो स्टीम टेबल के सामने HFG की वैल्यू आ रही है दैट इज 222.2 सॉरी ये 222.222.0.7। अगर आपकी स्टीम टेबल में बेटा ये HFG वाला कॉलम नहीं दिया हो तो आप सिंपली कर सकते हैं HG माइनस HF, HG माइनस HF 0.16 के आगे देखो HG की वैल्यू ये है, HF की वैल्यू ये है, इट इज 2696.0 माइनस HF की वैल्यू है नथिंग बट 475.38। when you will solve it you will be getting the same value as this 2220.7। ठीक है, नथिंग इज इनकरेक्ट। आप HG माइनस HF भी कर सकते हो। आपने उठाई वैल्यू और मास ऑफ सप्लाई करा, मास ऑफ स्टीम इनटू HFG, यहाँ से आपको मास ऑफ स्टीम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मास ऑफ स्टीम की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। आपको ये चीज देखनी है मांगी किस चीज में है, ये जरूर देखना। पर आवर में मांगी है, आपने बेटा सेकंड में निकाली है यहाँ से, केजी पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट कर लो 3600 से मल्टीप्लाई करके किलोवाट में। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट लेखा जोखा ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड 7 टाइम्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विद इन लास्ट 10 ईयर्स। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है सब कुछ रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, भयंकर एकदम। देखिए चलिए, ये क्वेश्चन लगभग सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें एक चीज वैल्यू अलग है, एक वैल्यू अलग है। ये क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको जरूर करेंगे। बिल्कुल सेम है, देखिए प्रेशर की वैल्यू अलग है बस। प्रेशर दिया है 2 बार, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके एक पॉइंट पहले आप वो लगा लो, पॉइंट लगा लो, ये हो गया मेगा पास्कल। इसका हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है, इसका हमें कुछ काम नहीं है। और हमें क्या दिया है, रेफ्रिजरेशन लोड दिया है, मतलब QE दिया है हमें 20 टन, 20 टन। भैया यहीं पे कन्वर्ट कर लो 20 इंटू 3.5167 इतने किलोवाट, तो यहाँ से आपकी किलोवाट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और क्या दिया है, TE दिया है -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 268 केल्विन। COP दी है, एक्चुअल COP दी है 70% ऑफ मैक्सिमम, मतलब 70% ऑफ COP मैक्स। व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि मैक्सिमम COP आप निकालेंगे उसमें 0.7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.7 इंटू COP मैक्स। और COP मैक्स कहाँ से निकालेंगे, COP मैक्स का फॉर्मूला वही है जो हमने लगाया था। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, मैं नहीं करा रहा। COP मैक्स होगा मेरे भाई TE TG माइनस TC अपॉन TC माइनस T। आप कहोगे सर TC कहाँ दिया है, TC दिया होगा बेटा, तेरा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर 30 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे भाई TC की वैल्यू दी है आपको 30 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 303 केल्विन। TG की वैल्यू कैसे निकालेंगे, TG की वैल्यू क्या दिया है, स्टीम दी है, स्टीम 2 बार, सब भूल जाओ, स्टीम टेबल पे जाओ, 2 बार मतलब 0.2 मेगापास्कल। 0.2 मेगापास्कल के सामने टेम्परेचर कितना है 120.210, बस यही टेम्परेचर है जनरेटर का। TG फ्रॉम स्टीम टेबल एट 0.2 मेगापास्कल, 0.2 मेगापास्कल T सैचुरेशन जो भी दिया होगा डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, उसमें आप 273 जोड़ोगे तो वो केल्विन में आ जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया बेटा, करके देखना। ये सवाल आया आपके क्वेश्चन पेपर में देखो 10 नंबर का दिया हुआ है यार, उसी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, COP मैक्सिमम निकल गई, मैक्सिमम COP के बाद आपको एक्चुअल निकालनी है, तो COP एक्चुअल हो जाएगी, यहाँ से COP एक्चुअल हो जाएगी 0.7 की मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर यहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद आप क्या काम करोगे, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, वही ये पिछले वाला सवाल है, मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, फाइंड द मैक्सिमम COP पॉसिबल। आधा सवाल यहाँ सॉल्व हो गया। अब आपको स्टीम वो निकालना है, तो क्या होगा, COP एक्चुअल का फॉर्मूला लगाएंगे जो लास्ट वाले में लगाया था, दैट इज QE अपॉन QG। यहाँ से QG की वैल्यू आ जाएगी, अब QG की वैल्यू आ जाएगी, फिर QG की वैल्यू से हम निकालेंगे QG इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इनटू HFG, एंड HFG इज नथिंग बट 0.2 बार पे, 0.2 बार पे बेटा ये वैल्यू 2201.5। ठीक है, HFG इज लेटेंट हीट एट 0.2 मेगापास्कल, 0.2 मेगापास्कल। ठीक है, यहाँ से आपको मास ऑफ स्टीम की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने किलोवाट में कन्वर्ट किया ना बेटा यहाँ से, तो ये आंसर आपका किलोवाट में ये आएगा आपका केजी पर सेकंड में। इसमें आप 3600 की मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा केजी पर आवर। दैट्स इट, नथिंग। ये सवाल आप खुद सोल्व करेंगे। आप मैंने आपको फॉर्मूला करा दिया, लास्ट वाला सवाल सेम था। और
प्लीज करिएगा इस सवाल को बेटा, क्योंकि ये सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में 7 से 8 बार रिपीट हुआ है, खुद क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये करते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के नहीं देखते। अरे मूर्खों, आपके क्वेश्चन पेपर में नए सवाल नहीं आते, पिछले 10 साल के सोल्व करके चले जाओ, आप 90 क्रॉस भी ले आओगे, यकीन रखो 90 क्रॉस मार्क्स ले आओगे आप। ठीक है, चलिए तो फिर ये यूनिट होती है सम अप, इससे ज्यादा इस यूनिट में कुछ नहीं है बेटा। नाउ यूनिट 3 इज completely completed, entirely completed, so we will move to the unit 4 which is air conditioning in the next class। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।